दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस 10वें एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और किस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा काम होता है, किस तरीके से इसे किया जाता है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को रन करते हैं या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को जो है इस फील्ड में स्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ मार्केटिंग किड। हमारा एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसका ये 10th एपिसोड है। इस पूरी सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में और एक अच्छे डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ को बिल्कुल शुरू से फॉलो करना है तो आप हमारे पहले वीडियोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। सीरीज़ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आई बटन पर भी आ गया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लेकर के आते हैं आपके लिए ढेर सारे मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वो है व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है हम सभी के लिए, बहुत सिंपल सा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, इन्फ्लुएंसर टर्म काफ़ी ज़्यादा जो फेमस हुआ वो अभी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स जब धीरे धीरे ब्रांड कोलैबोरेशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जब इनका काम बढ़ने लगा, काफ़ी सारे जो है एजेंसीज ओपन होने लगी इन इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करने के लिए, तब जाके ये वर्ड जो है वो हमारे सामने आया। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काम तो बहुत पहले से चल रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, या फिर आप जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा एक्टर एक्ट्रेसेस, ये सब लोग, या फिर कोई फुटबॉल प्लेयर है, अलग अलग लोग, या फिर कोई सिंगर है, या फिर कोई डांसर है। तो ये सारे लोग जब किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। इस वजह से वो भी इन्फ्लुएंसर्स है। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंसर्स अब हर एक इंसान बन सकता है। उसको एक एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्रिकेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक सिंगर बनने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क करने के लिए उसे इतने इस तरीके की जो है ऑक्यूपेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं, प्रोफेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली वो अपने इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा करके एक पर्टिकुलर नीश को सिलेक्ट करके वो एक इन्फ्लुएंसर बन सकता है। इन्फ्लुएंसर जो वर्ड है वो आता है इन्फ्लुएंस से। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी को आप ये कह सकते हैं कि समझाना बुझाना, या उसको जो है उस पर प्रभाव डालना, आप ये कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, अगर मार्केटिंग को भी हम साइड करके सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति या फिर वन की जगह मैं लिखता हूं अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल, इन्हें कहा जाता है इन्फ्लुएंसर। ऐसे लोग जो कि एक पर्सन जो कि किसी जो दूसरों को या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जिसके थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना, प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो हम अगर इन्फ्लुएंसर का हेल्प लेकर के मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स में भी अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज आ रहे जो बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को अगर हम एक साथ लेकर के चले, एक मापदंड से देखें, तो टोटल 4 तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। कौन कौन से वो जानते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स में हमारे पास सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है नैनो का। नैनो
ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका 1000 से या 1000 से 5000 के बीच में फॉलोअर्स होते हैं। यानी इनका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इनका जो प्रभाव है या तो 1000 से कम लोगों के ऊपर है या फिर 1000 से 5000 लोगों के बीच में। दोनों और चीज़ें जो है कंसिडर, कहीं कहीं पे लोग इसको कंसिडर करते हैं, कहीं पे लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नैनो जो होता है वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका फॉलोअर्स, जिनका जो प्रभाव है या तो 1000 से कम लोगों के ऊपर है या 1000 से 5000 के बीच लोगों के लोगों के ऊपर है। तो उनका जो ऑडियंस बेस है वो इस तरीके का है, ठीक है। दूसरे जो आते हैं वो होते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या कहते हैं, माइक्रो वो होते हैं जिनके फॉलोअर्स बेस, यानी जिनका जो इन्फ्लुएंस है वो है 1K to 100K यानी कि 1 लाख लोग। यानी माइक्रो वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका जो प्रभाव है वो 1000 लोगों से लेकर के 1 लाख लोगों के ऊपर होता है। यानी अगर उनका जो फॉलोअर्स, फॉर एग्जांपल आपका फॉलोअर्स लिस्ट जो 50,000 है, ठीक है, तो वो आप माइक्रो वाले जो पोर्शन है उसमें आएंगे कि आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि आपका जो फॉलोअर बेस है वो 50,000 है, यानी 1K से 100K के बीच में है। तीसरे जो है दोस्तों वो होते हैं मैक्रो यानी 100K to 1 मिलियन, यानी उनका जो फॉलोअर्स बेस है वो 1 लाख लोगों से लेकर के 10 लाख लोगों के बीच में है उनका फॉलोअर्स बेस। उनका जो इन्फ्लुएंसर ऑडियंस बेस है वो इस बीच में है। चौथा जो है दोस्तों वो होता है मेगा, इनका होता है। तो ऐसे जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका जो फॉलोअर्स बेस है, ऑडियंस बेस 1 मिलियन से ज़्यादा का है, यानी 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, वो सब मेगा इन्फ्लुएंसर्स है। यानी वो एक बहुत बड़े संख्या के लोगों के को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये 4 हमारे टाइप्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। साथ ही साथ मेजर जो दूसरा जिसके बेसिस पे इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंशिएट किया जाता है वो होता है उनका नीश, कि वो किस नीश के हैं। फॉर एग्जांपल आपको आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहे हो जो कि फूड ब्लॉग्स बनाता है या फिर फूड से रिलेटेड नॉलेज देता है, फूड से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता है, आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे जिनका जो नीश है वो फूड का है, फूड से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो कुकिंग से रिलेटेड हो उनका कंटेंट, वो होते हैं वो जो होंगे उनके पास आप जाओगे। अगर आपका जो है फूड से रिलेटेड बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, तो आप उन लोगों के पास जाओगे अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड, अपने कंपनीज को जो है प्रमोट करने के लिए। तो नीश के बेसिस पर डिफरेंशिएशन होता है इन्फ्लुएंसर्स का, उसके साथ साथ उनका ऑडियंस बेस कितना है, उनका इन्फ्लुएंस बेस कितना है, उसके बेसिस पे होता है। तो ये 2 चीज़ें होती है जिसका कहते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी इतने तरीके के 4 तरीके के हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, साइज के बेसिस पे कि किसको कितना इन्फ्लुएंस है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब बेसिक हैं, जहाँ से आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है अथॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर। अथॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि उस इन्फ्लुएंसर की क्षमता कितनी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उस इन्फ्लुएंसर की कितनी क्षमता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब कि जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि 2 ऐसे लोग जिनका दोनों का सब्सक्राइबर बेस जो है, एक का 50,000 है, एक का 50 और दूसरे का भी 50,000 है। जरूरी नहीं है कि अगर दोनों का सब्सक्राइबर बेस 50,000 है तो दोनों इक्वल इनकम जो है कमा रहे हैं, दोनों के पास इक्वल पैसा आ रहा है, दोनों इक्वल लेवल के ब्रांड्स को जो है अपने पास खींच पा रहे हैं या फिर अप्रोच कर पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो इसमें फैक्टर आता है दोस्तों वो आता है कि उनका नीश क्या है, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे नीश हैं जैसे कि
ट्रैवलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, तो ये एक ऐसे निश है जिसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ पे 10,000 10 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो जो भी ब्रांड है उसको आसानी होगा कम पैसे में ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो है इन्फ्लुएंसर्स हायर करने में। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास 10 लाख अगर इन्फ्लुएंसर्स है, 10 लाख में से 5,000 ऐसे हैं जिनका सब्सक्राइबर बेस बिल्कुल सेम है, तो 5,000 के जो है 50,000 जो है सब्सक्राइबर बेस है, सबके 50,000 सब्सक्राइबर बेस है। तो अब आप ये समझिए कि जो ब्रांड है उसके पास कितना ज़्यादा अवेबिलिटी है इन्फ्लुएंसर्स की। यानी कि अगर भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड हूँ और मुझे आपसे काम करवाना है, मुझे एक इन्फ्लुएंसर चाहिए जिसके लिए मेरे पास बजट है, मुझे उससे कैंपेन रन करवाना है। कैंपेन का मेरा बजट जो है वो ओनली जो है 5 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए में मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढूंगा जो कि मेरे नीश को पकड़ भी पाए, ठीक है, यानी जो मैं उससे प्रमोशन करवाना चाह रहा हूँ उसको भी कर पाए और साथ ही साथ मेरे बजट में भी आ जाए ताकि मुझे बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 5 लाख रुपए में करना, तो अब उसके लिए उसके पास अवेबिलिटी यानी कि डिमांड जो है, डिमांड कम है, यानी कि बहुत सारे उसके पास जो है अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप प्राइस कम हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कोई 10 लोग हैं जो कि कह रहे नहीं भाई मैं तो 10 लाख से ज़्यादा लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो वो ब्रांड जो है वो उनके पास नहीं जाने के बजाय उसके पास और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास वो जा सकता है। तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि नीश क्या है, जो भी इन्फ्लुएंसर है उसका नीश क्या। आपको ऐसा नीश हो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोग कंटेंट क्रिएटर, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिफाइन करता है। जितना अगर आपके पास कोई ऐसा नीश है जिसमें कि कंटेंट क्रिएटर का जो बेस है वो कम है, तो वहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर्स कम है, ठीक है। तो आप ब्रांड के साथ अच्छा नेगोशिएशन करके अच्छा जो है पेमेंट ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका नीश में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। नीश के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने। अगर कम कॉम्पिटिटर्स है तो आपको ज़्यादा एबिलिटी होगी, आपको ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो अच्छा डील मिलने में थोड़ा सा मुश्किलात होगा। अब हम दूसरा चीज़ यहाँ पे समझते हैं, अथॉरिटी में दूसरा आता है रेपुटेशन, ठीक है। रेपुटेशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रेपुटेशन, रेपुटेशन। अब जरूरी नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 इन्फ्लुएंसर्स है A B C D E, अब A B C D E ये 5 इन्फ्लुएंसर्स है, इसमें से ये जो इन्फ्लुएंसर्स है इसका जो है कंटेंट बहुत अच्छा बना रहा है, एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये किसी कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, ठीक है। बी है, ये आपका कंटेंट तो उतना अच्छा नहीं बना रहा लेकिन एंगेजमेंट बेस अच्छा है और इसका किसी तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। सी जो है कंटेंट अच्छा बना रहा है, इसमें एंगेजमेंट भी अच्छा है और किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं है। फोर्थ जो है कंटेंट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कंटेंट बहुत सारा अच्छा बना रहा है, एंगेजमेंट है ही नहीं, ठीक है, और कंट्रोवर्सी भी नहीं है इसके साथ साथ। ई जो है इसके पास कंटेंट भी अच्छा बना रहा है, मतलब फॉलोअर्स बेस पर बहुत अच्छा है, कंटेंट अच्छा बना रहा है, लेकिन एंगेजमेंट नहीं है और कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये लोग अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसा कमेंट कर दे रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ बोल दे रहा है, कुछ ऐसा पेश कर दे रहा है, कुछ ऐसा कंटेंट बना देता है जिसकी वजह से वो एक नेगेटिव जो है उसके साथ जुड़ जाती है, यानी कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाता है, लोग उसके बारे में गलत जो न्यूज़ है वो मार्केट में फैल जाती है, लोगों के पास चली जाती है, तो वो उस तरीके के। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये जो है कोई भी ब्रांड ऐसे पर्सन को चुनना चाहेगा जिसके पास कंटेंट भी अच्छा हो, उसका एंगेजमेंट भी अच्छा हो और उसके पास किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी ना हो। कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करा इसने, साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि भाई किसी तरीके का कोई बैड कंटेंट तो नहीं दिखा रहा, कोई नेगेटिव कंटेंट तो नहीं दिखा रहा, कोई एडल्ट कंटेंट तो नहीं दिखा रहा,
कंटेंट में कोई गाली गलौज तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो ब्रांड देखते हैं, तब जाके कंटेंट को क्रिएटर को सिलेक्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई इसका क्या कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ें लोग समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट, जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है ब्रांड्स आने के चांसेस है, वो है सी। क्यों? क्योंकि इसके पास कंटेंट भी बहुत अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा खासा डाल रहा है, फॉलोअर बेस भी अच्छा, एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, और कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी जो है वो क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी भी नहीं है इसके पास। इसके बाद बी के बाद अगर कहीं पे जाना होगा उन्हें, तो वो जाएंगे बी के पास। क्यों? क्योंकि भले कंटेंट अच्छा नहीं है लेकिन एंगेजमेंट ज़्यादा है। यानी कि अगर आपके पास फॉलोअर्स जो है वो सिर्फ 1 लाख है, लेकिन आपके व्यूज़ जो आ रहे हैं वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एंगेजमेंट अच्छा है। तो उसके बाद वो जाएंगे आपके पास, ठीक है, कि भैया आपके पास कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर अच्छा नहीं लेकिन व्यूज अच्छा रहा, तो मेरे को तो एंगेजमेंट से मतलब है। आप मेरे रिलेटेड वीडियो या कंटेंट या फिर पोस्ट डालते हो ट्विटर या लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे आपके पास व्यू ज़्यादा आएगा, तो मुझे व्यू से मतलब है, तो बी पे पास जाएंगे। उसके बाद कहीं जाके आप सी के पास जाएंगे, और डी के पास बिल्कुल कोई ऐसा है ब्रांड जो कि चलो किसी भी तरीके से कर लेना है ना। अब काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में पड़े हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा ब्रांड डील आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं उनका नाम हो गया, और लोग उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऑडियंस बेस उनका बन गया है। तो उसके बाद ये इसके पास कोई भी नहीं जाना चाहिए, एंगेजमेंट है और कंट्रोवर्सी इसमें भी है। तो ये 4 ऐसे ऑप्शन है। ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि रेपुटेशन जो है इन्फ्लुएंसर का बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके उनके पास कोई आएगा। तीसरा जो आता है दोस्तों, वो आता है आपका इन्फ्लुएंस। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि आप कितने अच्छे तरीके से, मतलब आप लोगों को कन्विंस कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, आपके लोग देखने वाले हैं, लेकिन वो क्या आप इतने एंगेजिंग हो कि वो आपके बोलने पे कोई प्रोडक्ट को परचेज कर ले, या किसी सर्विस को खरीद ले, किसी प्रोडक्ट को ले ले। क्या आप इतने ज़्यादा एंगेजिंग हो, या क्या आपका कमांड इतना ज़्यादा है अपने ऑडियंस बेस पर कि आप जो बोल दो वो उस चीज़ को जो है ले लें। तो ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा, कितना बड़ा है। जब ये 3 चीज़ें आप देखते हो, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, रेपुटेशन कितने, इन्फ्लुएंसर कितने, तो इसके बेसिस पे आपकी अथॉरिटी बनती है। इन तीनों के बेसिस पे आपकी अथॉरिटी बनती है, और जब आपकी अथॉरिटी बन जाती है, तब जाके आपके पास ब्रांड्स आना शुरू कर देते हैं, या फिर आप ब्रांड्स को को अप्रोच करते हो, तो आपके पास अच्छे डील्स मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपको पता चल गया कि आप इन्फ्लुएंसर्स के मामले में किस श्रेणी पे आते हैं, यानी आप नैनो हैं, माइक्रो हैं, या फिर मैक्रो हैं, या फिर मेगा है, कौन से श्रेणी पे आते हैं, और उसके साथ साथ आपकी अथॉरिटी जब बिल्ड होगी, आपको पता चल गया कि आपकी अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है, तब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, या फिर अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी वाले हैं और आपके इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है उसका मीडिया किट। अब मीडिया किट क्या होता है? मीडिया किट बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर है और उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो डिसाइड करता है, आप उसके लिए डिसाइड करते हो, या फिर वो मार्केट के एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड करता है कि मैं एक स्टोरी के कितने पैसे लूँगा, मैं एक रील डालने के कितने पैसे लूँगा, या फिर मैं ट्विटर पे मुझे एक ट्वीट डालना है तो उसके मैं कितने पैसे लूँगा। ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए, पैसे डिसाइड करने के लिए वो अपने एक मीडिया किट बनाता है, जिसके वो ब्रांड्स को भेजता है कि भाई मेरा जो है, जैसे कि अगर यूट्यूब है, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्विटर है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ों पे हैं, मान के चलो उसके यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, और यहाँ पे मान के चलो 50,000 जो है फॉलोअर्स है, तो वो डिसाइड करेगा कि भाई यूट्यूब पे अगर आप कोई मुझसे कंटेंट डलवाएगा, एक वीडियो डलवाता है, तो उसके लिए मैं जो है 2 लाख रुपए चार्ज करूँगा। इंस्टाग्राम पे कोई मुझसे डलवाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी के मैं 1 लाख रुपए चार्ज करूँगा, और रील डलवाता है तो उसके लिए मैं 6 लाख चार्ज करूँगा। यहाँ पे डालता है कि भाई मैं अगर एक ट्वीट डालूँगा तो उसके जो है मैं 3 लाख रुपए चार्ज करूँगा एक स्टोरी के, ठीक है। और अगर मतलब क्या कहते हैं, थ्रेड बनाना है, अगर मैं ट्विटर पे थ्रेड बना रहा हूँ तो उसके 5 लाख रुपए चार्ज करूँगा। तो ये जो उसने डिसाइड किया, ये आता है उसके मीडिया किट में। वो
अपने उसने अभी तक कितने ब्रांड्स के साथ काम करा है वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। साथ ही साथ उसका किस तरीके से बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से कंटेंट्स वो डालता है, उसका नीश क्या है, नीश में भी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करेगा। और उसके साथ साथ वो अपने प्राइसेस को मेंशन करेगा कि मैं कितना पैसा लेने वाला हूँ। तो ये उसके प्रॉपर मीडिया किट में आ जाता है। मीडिया किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करने में। मीडिया किट से जो है ब्रांड को बहुत ईजी होता है ये समझ में कि भाई मैं सही इन्फ्लुएंसर के पास जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी आपको मीडिया किट बनाना चाहिए, और साथ ही साथ इतना एंगेजिंग और इतना अच्छा मीडिया किट बनाना चाहिए कि ब्रांड को अच्छे तरीके से जो है बेनिफिट दोनों का होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर का भी और ब्रांड का भी। दोनों को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है या फिर कहीं पे मुझे जो है गलत डील मिल रही है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि जब कैंपेन्स रन होते हैं, कंटेंट्स वगैरह पोस्ट होते हैं इन्फ्लुएंसर्स की आईडी से, उसके यूज़र नेम से, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अब कंटेंट जो होगा, जो कैंपेन होगा, वो किस तरीके का होगा। ठीक है, किस तरीके का, यानी कि दो तरीके से जो है आप ये कह सकते हो कि ऐड चलता है, कैंपेन रन होता है। पहला होता है डेडिकेटेड और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड। डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड। अब डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड में डिफरेंस क्या है? आपने यूट्यूब वगैरह देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि जब भी कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर जब किसी ब्रांड की बात करता है तो दो तरीके से बात करता है। या तो वो बोलता है कि ये वीडियो जो है वो इसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुकू एफएम का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो कुकू एफएम क्या कर रहा है, पूरे के पूरे वीडियो को स्पॉन्सर कर दे रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे के पूरे सीरीज़ को जो है स्पॉन्सर कर देती है। तो उसने जब पूरे के पूरे सीरीज़ को या पूरे के पूरे वीडियो को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो आप कुकू एफएम का किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का जो नाम है वो बार बार वहाँ पे आता रहता है, या मेजर चैनल्स पे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया जाता है उस पूरे वीडियो में स्पॉन्सर किया, तो वो हमारा कंसीडर होता है डेडिकेटेड में। ठीक है, वो हमारे डेडिकेटेड में कंसीडर होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो वीडियो है या फिर पूरा का पूरा जो कंटेंट है, इवन ट्वीट में भी, अगर ट्वीट में भी पूरा का पूरा जो ट्वीट है वो उसके वर्णन, प्रोडक्ट के वर्णन में के बारे में है कि भाई कितना अच्छा प्रोडक्ट है, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स है, प्रोज क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में है, तो वो डेडिकेटेड वीडियो हो जाता है। उसको हम डेडिकेटेड कैंपेन कहते हैं, डेडिकेटेड कंटेंट कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि मेरी पूरी वीडियो जो है वो किसी और चीज़ के बारे में है, मतलब किसी और चीज़ के बारे में, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि किस का एग्जांपल लूँ मैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाते हुए मैंने बताया कि बहुत अच्छे से वीडियो बन रही है और ये सारी चीज़ें, और मुझे बहुत हेल्प करता है ये जो पेन है। बनाते हुए मैंने देखा कि अरे यार ये कितने अच्छे से इस पेन ने लिखा, तो मैंने इसका प्रमोशन किया। तो जब मैंने इस चीज़ का प्रमोशन किया, इसके बारे में कुछ बोला, तो मैंने इसका मार्केटिंग तो किया, इसका नाम लिया, लोगों को बताया कितना बेनिफिशियल है, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो मेरे इस पेन के बारे में नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में मैंने बस लोगों को बताया यार ये पेन बहुत अच्छा काम करता है कैमलिन का, आपको ज़रूर इसको जो है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसको जो है यूज़ करो। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैंने इसका जो है इसके बारे में आपको रिकमेंड कर दिया कि एक छोटा सा एक पोर्शन डाल दिया, बोल दिया। तो ये क्या है, ये मेरा इंटीग्रेटेड में आ गया कि मैंने एक छोटा सा पोर्शन, अपनी वीडियो का एक छोटा सा पोर्शन जो है आपको दे दिया। यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो स्पॉन्सर हो रहा है, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया वीडियो में जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेकर के मैंने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैंने इंटीग्रेटेड में क्या किया कि मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, वीडियो बनाते हुए मैंने कहा कि अरे यार क्या अच्छा लिख रहा है यार, ये पेन कैमलिन का पेन है, आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। अब ये मैंने सिर्फ एक वर्ड बोली, लाइन बोला, तो क्या कहते हैं, एक इंटीग्रेटेड हो गया, यानी मैंने अपने पूरे वीडियो में इसको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर दिया। ठीक है, जैसे आप लोग एक शो आता है भाभी जी घर पर है, उस शो में क्या होता है ना कि आप देखेंगे जैसे चल रहा है और बीच में ना, जब वैसे 2 सीन्स के बीच में वो एक वीवो का ऐड दिखाते हैं, बड़ा सा बैनर दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा सा बैनर वीवो का दिखा रहे हैं वो एक इंटीग्रेटेड ऐड हो गया। लेकिन जब भी स्टार्ट होता है ना कि भाभी जी घर पर हैं, को पावर्ड बाय या प्रेजेंटेड बाय, तो वो डेडिकेटेड हो गया कि प्रॉपर वो उनका जो नाम है वो जब भी
ऐड आएगा, ऐड बंद होगा, जब भी सीरियल स्टार्ट होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन वीवो जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बीच में कहीं ना कहीं डाल दिया जाएगा। तो ये दो तरीके से जो है कैंपेन्स रन होते हैं, दो तरीके से, हालांकि इसमें भी और बारीकियां हैं, बट ये दो मेजर तरीके हैं जिस तरीके से कैंपेन्स वगैरह रन होते हैं और कंटेंट जो है बनते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स का जो है काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा 2020 में, तो एक बिल्कुल फ्लो आ गया, क्योंकि सभी लोग घर में थे और सब लोग जो अपना मेजर टाइम फ़ोन पे स्पेंड कर रहे थे। तो 2020 में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये इन्फ्लुएंसर का जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ साथ दो और नए बिजनेसेस स्टार्ट हुए इन्फ्लुएंसर्स में। सबसे पहला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, दूसरा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी और इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी यानी ये ऐसी एजेंसीज जो कि इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती हैं, जिनका काम है इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना या अपने साथ उनको कोलैबोरेट करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना 2 साल का, 4-5 साल के। भाई ये 4 साल तक जो है आप सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट के लिए काम करोगे। यानी अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी वाला हूँ तो जो भी ब्रांड्स मैं लेकर के आऊँगा आप उनके लिए एड्स बनाओगे, आप प्रॉपरली सिर्फ मेरे साथ काम करोगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इन्फ्लुएंसर्स के बीच में और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बीच में। दूसरा है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जा कर के आप दो तरीके से होते हैं, या तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, या फिर वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको बता देता है कि भैया ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके नीश से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर सकते हो कि भैया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे पास, उनके थ्रू क्या क्या ब्रांड डील्स रन हो रही हैं, उसके साथ साथ किस तरीके का हम कह सकते हैं कि क्या मैट्रिक्स है, जो भी उन्होंने ऐड रन करा, जो भी कैंपेन हुआ तो उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ, क्या आरओआई है, कितना हमने बजट स्पेंड किया। ये सारे जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको समझने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है अलग अलग कंपनीज बना रखा है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली इन्फ्लुएंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देखिएगा। इन्फ्लुएंस एक इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी वाले हैं या फिर आप एक ब्रांड हैं, तो आप वहाँ से जा कर के अच्छा खासा जो है इन्फ्लुएंसर्स को जो है हायर कर सकते हैं अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी यूज़ करती है, दे यूज़ इट, ठीक है। ये इसको यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। कभी काफ़ी सारे ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स होते हैं उनके पास इन हाउस टीम होती है, इन हाउस मार्केटिंग टीम होती है, जिनके पास इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो अलग अलग के इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते रहते हैं और कैंपेन्स जो है वो रन करवाते रहते हैं। तो दो अलग अलग बिजनेसेस इसमें स्टार्ट किए। अगर आप जो है इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो किसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइए या फिर किसी मार्केटिंग एजेंसी वाले के साथ जुड़ जाइए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका हेडेक कम हो जाएगा कि भैया ब्रांड से कैसे बात करना है, डील कैसे लेना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, कैसे अपने प्राइसिंग सेट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है और इसमें आपको हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी या फिर इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आप दोनों में से जो आपको बेनिफिशियल लगे, ये जो होता है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, ये ब्रांड्स के लिए या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए थोड़ा सा ये पेड होता है, उनके लिए सबसे वो होता है कि उनको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैंने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी सारे फ्री होते हैं, जैसे अफ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए फ्री है, लेकिन जो भी मैनेजमेंट वाले हैं जिनको जो भी हायर करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, उनके लिए पेड है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं, कोलैबोरेट करवाती हैं अपने क्लाइंट के साथ, ब्रांड के साथ। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनका आपस में तालमेल है, ठीक है, दोनों का आपस में तालमेल है। तो
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी आपको हेल्प करता है, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी आपको हेल्प करता है। मैं दोनों के ऊपर अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट में डालते हैं तो मैं दोनों के ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो अगर आप और इसमें डीप में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैट्रिक्स को और सारी चीज़ों को समझें कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स होती हैं। अगर आप कमेंट में डालेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, हालांकि मैं लाने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अब इसमें लास्ट स्टेप आता है वो आता है पेमेंट का। जी हाँ, इतना सारा काम धंधा तो कर लिया, पेमेंट का क्या है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो जब इन्फ्लुएंसर्स पेमेंट मेथड, इसमें मेजरली दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के पेमेंट मेथड होते हैं अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं या फिर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे पहला है एफिलिएट। एफिलिएट लिंक में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ब्रांड्स आपको अलग से पे भी करती है और आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देती है जिसके थ्रू जितना भी सेल होता है वहाँ से आपको जो है एफिलिएट लिंक प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू जो है वो परचेज होता है प्रोडक्ट और आपको भी कुछ पैसे मिल जाते हैं जितने भी सेल होती है, जितना भी उनका जो है पेमेंट उनको मिलता है, तो वो एफिलिएट लिंक के थ्रू उनको आ जाता है। दूसरा जो आता है दोस्तों वो होता है डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पे सिंपल सा भाई कि आप मेरे लिए कैंपेन रन करो, ये लो पैसे, आप मेरे लिए कैंपेन बनाओ, कैंपेन रन करो, कंटेंट डालो मेरे लिए और मैं आपको ये एक्स अमाउंट दे दूँगा। तो दो तरीके से पेमेंट होते हैं, दोनों पेमेंट सही रहते हैं, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं। एफिलिएट लिंक जो होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि नैनो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके लिए एफिलिएट लिंक यूज़ होता है। अदरवाइज काफ़ी जो मेजर उससे बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए डायरेक्ट पेमेंट होता है, भाई ये पेमेंट लो, आपका काम हो गया। तो इस तरीके से जो है ना पूरा का पूरा जो है पेमेंट लोगों का होता है, इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाता है, इन्फ्लुएंसर से जो है ब्रांड्स पेमेंट करके नेगोशिएशंस होती है, उसके बेसिस पर डील क्लोज होती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो वर्क करता है और किस तरीके से अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं या फिर आप एक खुद इन्फ्लुएंसर है और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ एजेंसी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स के ऊपर सीरीज़ रन हो रहा है, जिसकी वीडियो हर मंडे को शाम में 7 बजे जो है अपलोड हो जाती है, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आई बटन में भी आ गया होगा। इसके साथ साथ ये जो हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज़ रन हो रहा है, इसमें जो हम अगला वीडियो डालेंगे वो डालेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। यानी अगर आप खुद एक एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा जो काम है वो होता है, या फिर अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर एफिलिएट हायर करके उनसे काम करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो चीज़ें जो है वो वर्क करती है, तो उसके ऊपर वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है, हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस जो है इस चैनल पे लाते रहते हैं। अलग अलग वीडियोस अलग अलग जॉनर में मार्केटिंग से रिलेटेड हम लाते रहते हैं, जैसे न्यूरो मार्केटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, और धीरे धीरे काफ़ी सारे और टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।